जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महायुति में सीएम पद को लेकर तैयारियां पूरी हो गई है। बीजेपी ने सीएम चुने जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और जल्द ही आज या कल विधायक दल की बैठक के बाद सीएम के नाम की घोषणा हो जाएगी और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के तौर पर उनका नाम सामने आएगा। बीजेपी ने इसके लिए 2 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है, जिनमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का नाम है। वो महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं। पहले पर्यवेक्षक जो है विधायकों से बात करते हैं कि किसको विधायक दल का नेता चुना जाना चाहिए। उसके बाद विधायक दल के नेताओं की बैठक होती है, फिर एक नाम सामने आता है। यही प्रक्रिया अपनाई जाती है सीएम पद के चुनाव से पहले। और ये प्रक्रिया में अब बीजेपी ने इसकी शुरुआत कर दी है, जो इतने दिनों से चल रहा था। शपथ ग्रहण की तारीख आ गई थी, लेकिन सीएम का नाम नहीं आया था और ये सब प्रक्रियाएं नहीं शुरू हुई थी। लेकिन अब जहां थोड़े मनमुटाव की बात थी, नाराजगी की बात थी, वो चीजें भी अब सुलझ गई हैं। इसीलिए बीजेपी ने अब एक कदम अपनी तरफ से बढ़ा दिया है और ये प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब बीजेपी ने भी इसमें तय कर दिया है कि उसका यही फैसला है और महायुति के सीएम जो है देवेंद्र फडणवीस होंगे। एकनाथ शिंदे की तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से जो आपत्तियां जताई जा रही थी, कुछ मांगों की बात थी, फिलहाल उन पर भी विराम लग गया है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने कह दिया है कि वो सीएम की रेस में नहीं है। उनके बेटे के लिए डिप्टी सीएम की बात कही जा रही थी, लेकिन उनके बेटे श्रीकांत शिंदे ने भी ट्वीट करके, एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि वो भी डिप्टी सीएम की रेस में नहीं है। अब ये कौन डिप्टी सीएम होगा, जैसे कि अजीत पवार ने कहा कि दोनों गठबंधन दलों से डिप्टी सीएम होंगे, जिनमें एकनाथ शिंदे का नाम सामने आ रहा है, तो इनका फैसला अब वो तो उसके बाद सामने आएगा, पहले सीएम का नाम सामने आएगा। अजीत पवार भी दिल्ली चले गए हैं और वहां पर उनकी बैठक है, यहाँ बीजेपी के साथ बैठक होगी, फिर विधायक दल की बैठक तो होनी ही है। तो यहाँ महायुति में सेट तैयार है। अब सीएम की घोषणा और शपथ लेना बाकी है, लेकिन इस बीच जो इतना समय लगा है, जो इस पर महाविकास आघाड़ी ने भी सवाल उठाया, मीडिया में भी चर्चाएं हुई हैं और इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि महायुति के बीच में सीएम पद को लेकर या मंत्रालयों को लेकर कुछ तनातनी देखने को मिली और वो तनातनी अजीत पवार के साथ नहीं थी। अजीत पवार ने बीजेपी का नेतृत्व स्वतः स्वीकार कर लिया, उन्होंने कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। लेकिन जो समस्या थी वो एकनाथ शिंदे के साथ थी। उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा है, अब कोई सीएम पद पर रहा है तो सीएम पद इतनी आसानी से छूटना भी मुश्किल होता है और हर कोई अपने लिए प्रयास करता है। वो भी प्रयास कर रहे थे, महत्वाकांक्षा थी। हालांकि उनको भी ये मुद्दे पर और उनकी पार्टी को भी ये सोचना चाहिए था कि इस बार की जो जीत है वो हिंदुत्व की जीत है, इतना बड़ा मैंडेट है और ऐसे में हिंदुत्ववादी पार्टियों को एकजुट रहना चाहिए। और जो त्याग बीजेपी ने पिछली बार किया, अब उसकी बारी शिवसेना की है। और जहां तीसरे सहयोगी के तौर पर अजीत पवार, जो कि अलग विचारधारा के भी हैं, उन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया है। ऐसे में हिंदुत्ववादी पार्टियों के बीच अगर कलह दिखेगी तो उसका असर पूरे गठबंधन पर और पूरी विचारधारा, पूरे मुद्दे पर पड़ेगा। एकनाथ शिंदे से इसीलिए उनसे इस बात की उम्मीद है कि वो इस बातों को, इस टकराव को आगे नहीं बढ़ाएंगे। उन्होंने अभी तक बहुत संभल कर बयान दिए हैं। वो अपने गांव से मुंबई भी वापस आ गए हैं और यहाँ भी आकर उन्होंने पीएम मोदी की ही बात की है कि वो जो फैसला लेंगे वही आखिरी होगा। हालांकि उनकी पार्टी के जो दूसरे लोग हैं वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे कि बार बार सवाल उठ रहे हैं। एकनाथ शिंदे को उनको भी कंट्रोल करना चाहिए। इस मामले में उनकी तरफ से अगर ये दिखाई देता है कि वो सत्ता के लालच में ये चीजें कर रहे हैं, तो इससे उनकी छवि खराब होगी और कहीं ना कहीं ये संदेश जाएगा कि ये 7 चुनाव लड़े थे, राजनीति के कारण, हिंदुत्व के मुद्दे के कारण चुनाव नहीं लड़े थे। देखिए, हर पार्टी में संजय राउत जैसे लोग होते हैं जो अपने लीडर को भड़काते हैं या उनको भ्रम में डालते हैं। ऐसे ही हो सकता है एकनाथ शिंदे के आसपास ऐसे लोग हों। एक संजय राउत ने उद्धव ठाकरे का क्या हाल कर दिया, ये सबके सामने है। जो पार्टी महाराष्ट्र की सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी हुआ करती थी, वो आज गिरकर 20 सीटों पर पहुंच गई है। बाला साहेब ठाकरे की पार्टी विचारहीन हो गई है। तो वो हाल अगर जो एकनाथ शिंदे हैं, वो अपने कुछ सलाहकारों के भ्रम में अगर ये सोच रहे हैं कि वही बड़ा भाई छोटा भाई, या फिर वो भी यही सोच रहे हैं कि मुख्यमंत्री का पद ही सबसे महत्वपूर्ण है, तो फिर उन्हें उद्धव ठाकरे की तरफ देखना चाहिए कि उनकी क्या स्थिति हो गई है और किस तरह से हिंदुत्व
प्रभावित हुआ है उससे। तो ऐसे किसी सलाहकार जो बड़े बोले नेता उनकी अपनी पार्टी में है, जो इतने दिनों से तरह तरह की बातें बोल रहे हैं कि सीएम तो एकनाथ शिंदे को ही होना चाहिए, डिप्टी सीएम फलाना को होना चाहिए, गृह विभाग हमें मिलना चाहिए, जो ये सब बातें वो बोल रहे हैं, इस सब पर लगाम लगानी चाहिए और ऐसे सलाहकारों से दूर रहना चाहिए। क्योंकि देखिए, बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टियां तो दो ही हैं, लेकिन जो गठबंधन में भी, गठबंधन धर्म निभाने वालों में बीजेपी बाकी सभी पार्टियों से उसका जो रिकॉर्ड है बहुत अच्छा रहा है। चाहे आप केंद्र में देखें, चाहे आप राज्य में देखें, केंद्र में भी अपना दल जैसी छोटी पार्टी, एक उनके सांसद, यहाँ चिराग पासवान एक सांसद, उनको भी महत्व मिलता है, उनको भी कैबिनेट स्तर का दर्जा मिलता है, मंत्रालय मिलता है, राज्य मंत्रालय मिलता है, बैठकों में, यहाँ तक कि कमेटियों में हिस्सा मिलता है। तो बीजेपी अपने गठबंधन दलों का साथ देती है और उनको सम्मान देती है। ये सीटों के बंटवारे के समय भी ये नहीं है कि जिस तरह से महाविकास अघाड़ी में हो रहा था, वैसा नहीं है कि कांग्रेस अपनी तरफ से कूद कूद कर खुद हम ज्यादा सीटें लेंगे, हमारा मुख्यमंत्री होगा, इस तरह की बातें कही जा रही थी। एक गंभीर गठबंधन महायुति ने दिखाया। बीजेपी ने भी मुख्यमंत्री की बात नहीं की, ज्यादा सीटों की बात बढ़ चढ़ कर नहीं की और अंदरूनी तौर पर सहमति से, शांति से बातें निपटा ली गई। लेकिन अगर अब चुनाव जीतने के बाद, इतना बड़ा मैंडेट लेने के बाद अगर ये स्थितियां बनती हैं और खासकर की दोनों हिंदुत्ववादी पार्टियों के बीच में, तो फिर सवाल उठने लाजमी है। इसी वजह से बीजेपी भी इंतजार कर रही है। वरना देखिए, बीजेपी के पास 132 सीटें हैं और इसमें 13 सीटें कोई बड़ी बात नहीं है बहुमत पाने के लिए, बीजेपी को आराम से मिल सकती हैं। 8-10 विधायक तो बीजेपी के एकनाथ शिंदे के पास है, जिन्होंने ये शिंदे की शिवसेना से चुनाव लड़ा था अभी विधानसभा के समय पर। अगर बीजेपी को जरूरत हुई तो वो तो कहीं से भी ये 13 विधायक ले सकते हैं। यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे को छोड़कर उनकी पार्टी के नेता भाजपा में आने के लिए तैयार हैं। अजीत पवार के साथ बीजेपी जो है सरकार बना सकती है। लेकिन बीजेपी इंतजार कर रही है, मना रही है शिंदे को, क्योंकि शिंदे की तरफ से सवाल तो उठे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है, अब यहाँ धुआं है तो चिंगारी है, आग भी है। तो इसलिए ऐसा नहीं है, हम इस बात से तो इनकार किया ही नहीं जा सकता कि कोई टकराव नहीं है। लेकिन उस टकराव को जैसे कि चुनाव से पहले मैनेज किया गया, वैसे ही अभी मैनेज करने की कोशिश है कि किसी की महत्वाकांक्षा है, किसी से कोई पद जा रहा है तो उसको संतुष्ट किया जाए। और बीजेपी भी नहीं चाहती कि इससे जो ये इसमें आर पार की चीजें ना हो, इसमें बीच का रास्ता निकले, ताकि लोगों को ये ना लगे कि इन पार्टियों ने सिर्फ हिंदुत्व की बात इसलिए की थी ताकि वोट हासिल कर सके और उसके बाद दोनों जो है सत्ता के लिए लड़ रही हैं, कुर्सी के लिए लड़ रही हैं, ऐसा मैसेज ना जाए। चाहे इसके लिए कुछ त्याग, दोनों तरफ से थोड़ा ज्यादा त्याग करना पड़े, चाहे इसमें थोड़ा समय लग जाए। और बीजेपी देखिए सिर्फ महाराष्ट्र की पार्टी नहीं है, बीजेपी को बाहर भी चुनाव लड़ना होता है। अभी बिहार का चुनाव है, यूपी का चुनाव है, उपचुनाव है यूपी में। तो बीजेपी अगर इस तरह से उसकी छवि बनती है कि वो सिर्फ सत्ता के लिए गठबंधन तोड़ देती है या फिर पार्टियों में टूट फूट कर देती है और हिंदुत्व के एजेंडे को वो पूरा नहीं कर पाती है, यानी कि सत्ता में वो नहीं रह पाती है, तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल होगी, बीजेपी की छवि खराब होगी। इसीलिए भाजपा ने भी समय लिया है कि वो मनाने की अपनी अंतिम कोशिश तक करे। अब देखिए, कोई मानना ही अगर नहीं चाहेगा, यहाँ महायुति में ये मसला नहीं है, लेकिन अगर किसी भी गठबंधन में कोई मानना ही ना चाहे तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ बीजेपी अंतिम तक मना रही है। साथ ही ये बीजेपी ने ये भी एक बात जो है तय की है अपने लिए कि झुकना नहीं है। ये आपने पूरे में देखा होगा कि अभी जो ये प्रकरण चल रहा है, इसमें एकनाथ शिंदे, उनकी पार्टी के नेता, जिस तरह से उनके पार्टी के नेताओं ने बयान दिए हैं, उसके आगे बीजेपी बैकफुट पर नजर नहीं आई। अपने नेताओं के बयानबाजी पर भी कंट्रोल रखा है। अब जाकर बीजेपी की तरफ से एक नेता का बयान आया है जिन्होंने ये बात कही कि अगर शिवसेना एकजुट पूरी बीजेपी के साथ लड़ती, उद्धव ठाकरे इधर होते तो और प्रचंड बहुमत मिलता। उन्होंने ये बात कही क्योंकि बहुत दिनों से शिवसेना शिंदे के नेता भी कुछ कुछ कह रहे हैं, यहाँ बीजेपी के भी एक नेता ने ये बात कह दी और उद्धव ठाकरे की बात याद दिला दी। लेकिन बीजेपी के अधिकतर नेता इस पूरे माहौल पर, इस पूरे जो अभी चल रहा है प्रकरण, उस पर कुछ नहीं कह रहे हैं। तो यहाँ एक बड़ी पार्टी, गंभीर पार्टी के तौर पर बीजेपी ने अपनी छवि पेश की है और एक शक्ति भी दिखाई है। एकनाथ शिंदे को ये मैसेज भी दिया है कि आप अगर, ऐसा नहीं है कि अगर इस तरह से दबाव डाला जाएगा तो भाजपा झुक जाएगी,
या मुख्यमंत्री बदल देगी या फिर मंत्रालयों को लेकर बहुत बड़े स्तर पर बार्गेन किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। आपने साथ चुनाव लड़ा है तो एक साथ सहयोग बनाए रखिए। ये संदेश भी एकनाथ शिंदे को मिला है, जिसके बाद वो लौटे तो उन्होंने भी जिस तरह के बयान दिए हैं वो ज्यादा सहयोगपूर्ण बयान नजर आ रहे हैं और बीजेपी अपनी तरफ से कदम दर कदम इस मामले में बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं है कि अभी से और खींच रही है और इंतजार कर रही है कि सामने वाला मीडिया में कब बयान देगा, पूरी तरह से कब सहयोग करेगा। अपने कदम आगे बढ़ा रही है, इसलिए पर्यवेक्षक की नियुक्ति, विधायक दल की बैठक की तारीखें तय हो चुकी है और शपथ ग्रहण की तारीख आ चुकी है और महायुति में अब लगभग सब कुछ सेटल है। और अब चुनाव के नतीजों के बाद से लेकर अब तक काफी बदलाव आ गए हैं। जहां पहले नेताओं के बयानों में तल्खी ज्यादा नजर आ रही थी, वहां अब बयान ज्यादा सहयोगपूर्ण हो गए हैं और ये लगभग 5 तारीख के लिए अब पूरी तरह से गठबंधन तैयार हो गया है और 5 दिसंबर के दिन मंच पर देवेंद्र फडणवीस सीएम के तौर पर शपथ लेने वाले हैं और उनके साथ ही मंच पर जब ये गठबंधन दल के नेता होंगे, यहाँ पर हिंदुत्ववादी पार्टियां एक साथ होंगी और उस मंच से, सीएम के उस मंच से हिंदुत्व की ताकत दिखाई देगी। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।